इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने देखना और समझना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब हमारी प्रीवियस डिस्कशन हो रहा था ना, तो मैंने आपको बताया कि एक रेफरेंस सेल की नीड तो आपको होगी। एक रेफरेंस सेल की आपको नीड तो होनी है। तो वो रेफरेंस सेल आपके पास कौन हो गया? SHE और NHE, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने आर्बिट्रली अपने लेवल पे 0 कंसीडर कर लिया है। अब आपको देखना क्या है कि जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनानी है, तो एक साइड SHE ऑलवेज रहना है, और दूसरी साइड जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको रखना है। और पिछली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ना, तो जिधर निडल का डिफ्लेक्शन हो गया, मान लो आपको तो पता नहीं है वहां जाकर कि कौन कौन कैथोड और कौन एनोड है, तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। लेबोरेटरी में बैठे हो और SHE के साथ जिसको भी सिल्वर को, कॉपर को, जिंक को, जिसको भी कनेक्ट कर लिया, आप चेक कर लेना डिफ्लेक्शन ऑफ निडल किधर साइड है। तो A से B इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो A आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हो जाएगा, और कैथोड आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लियर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो कैथोड हो जाएगा। फिर आपको बता दूं, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऑपोजिट होते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि प्रोसेस जस्ट ऑपोजिट है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि जो अननोन मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होएगा। ये एग्जांपल मैंने यहाँ सेट किया है, क्लियर। इंटरेस्टेड हो तो चेक करना इसको। मैंने क्या किया, जिंक को SHE के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने निडल का डिफ्लेक्शन देखा। निडल का डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन की तरफ था, SHE की तरफ था, तो मुझे समझ में आ गया SHE कैथोड काम कर रहा है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, आपने पढ़ा भी होगा, रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11 12 दो बार आती हैं सब चीजें। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ, यहाँ हमें SRP पुट करने, यहाँ मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है। और इस पर भी बात हुई थी कि हमें SRP आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो मैंने सिंपल सी बात की थी, सी द सबस्क्रिप्ट। अगर किसी के सबस्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो समझ जाना +2 से 0 जा रहा है, ये SRP है। और किसी के, क्योंकि E नोट SOP का भी सिंबल है और SRP का भी सिंबल है, क्लियर। बट आपको चेक क्या करना है, सबस्क्रिप्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये SRP, इंक्रीज हो रहा है तो ये SOP बन जा रहा है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो ओवरऑल टास्क क्या हुआ, जब इन दोनों को कनेक्ट किया तो निडल का डिफ्लेक्शन SHE की तरफ था, वहां से आइडिया लग गया कौन कि SHE कैथोड है, और बाकी जिस मेटल को आपने कनेक्ट किया, चाहे वो जिंक हो चाहे कोई और भी हो, उसका वर्किंग एनोड के जैसा है। तो फॉर्मूले में E सेल तो आपको रीडिंग मिली जाएगी प्रैक्टिकल लैब में, तो वहां 0.76 रीडिंग है। कैथोड कौन था पता चल गया था, निडल के डिफ्लेक्शन से हाइड्रोजन है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अननोन था वो जिंक है, और उसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके क्या आ गई है, -0.76। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किस बिहाफ पे कर रहे हो, ऑलवेज ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप लोगों ने क्या कहा हुआ है, रेफरेंस सेल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट आपने क्या मान लिया है, 0। तो जो इससे कनेक्टेड होगा उसकी कैलकुलेशन हो के एक लंबी चौड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास बन जानी है। अब 11th का भी और 12th का भी दोनों का टारगेट क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेजरमेंट ऑफ E सेल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, कैथोड माइनस एनोड। अगर SRP लिख रखे हो, उल्टा कर दो, पेपर वाले ने SRP की जगह SOP दे दिया, हमें कैसे पता चलेगा SOP है, भाई अभी तो बताया था, सबस्क्रिप्ट देख के पता चल जाना है, SOP है कि SRP है। तो अगर SOPs दे रखी हो तो एनोड माइनस कैथोड कर देना, चॉइस आपकी है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने बोर्ड पे रख दिए। चलो, इसके अलावा रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक्टिविटी ऑफ मेटल, एनोडिक बिहेवियर, ये सब भी बताने हो तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, सीधा SRPs आपके रेडॉक्स चैप्टर के और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बुकलेट आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, क्लियर ना, इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उसमें चेक कर लेना कि ढेरों क्वेश्चन ऐसे डले हुए, 4 मेटल लिखे। फर्स्ट यू शुड सी द SRP,
बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट यू शुड सी द एसआरपी और सबस्क्रिप्ट। एसआरपी अगर माइनस में, जीरो से कम है या कम है, तीनों बातें एक साथ लेंगे, माइनस में या फिर कम है या फिर कंपेरिजन में कम है, तो जिसका भी एसआरपी कम है वो मेटल हाईली रिएक्टिव है। लेस इन, जितना एसआरपी कम हो गया रिएक्टिविटी, और आप जानते हो मेटल का रिएक्टिव होना उसके रिड्यूसिंग नेचर को प्रूव कर रहा है। और किसी भी मेटल का रिड्यूस, सारा फर्स्ट है, मैंने तो वहां एस ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों के लिए कोड भी बना रखा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसआरपीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, क्लियर, माइनस में लिथियम का, माइनस में एसआरपी मतलब इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर, लिथियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। आपको कैसे पता चला? एसआरपी को देखकर, एसआरपी को देखकर, क्लियर। ये एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट मेटल्स का रिड्यूसिंग बिहेवियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम एंड देन सोडियम। ओवरऑल टास्क क्या था? अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो अच्छी बात है, क्लियर, फोकस कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। जिसका ई नोट कम होएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होएगी, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होएगा, और अगर प्लस हो जैसे मरकरी, सिल्वर, क्लियर ना, ये सब अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चलो जी, वन मोर थिंग, फिर मैंने बच्चों को बताया किसका एनोडिक बिहेवियर होएगा, क्योंकि आपको पेपर में दे दिया जाएगा 4 ऐसे ई नोट, फिर आपको एक बात चेक करनी होगी जिसको मैंने आपके यहाँ पर 10 से 12 बार बोल दिया है। यू शुड सी द एसआरपी और एसओपी सबस्क्रिप्ट रिडक्शन 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 रिडक्शन। अब मुझे किसी ने कहा जिंक कॉपर इकट्ठा रखो और एनोड कैथोड बताओ, तो मैंने फिर वही बच्चों से बात बोली कि जिसका एसआरपी कम होएगा, जिसका एसआरपी कम होएगा, जिसका एसआरपी कम होएगा कंपैरेटिवली वो एनोड का बिहेवियर करेगा। तो इन दोनों में से एनोड बिहेवियर किसका हुआ? जिंक का। अगर मैं कॉपर और सिल्वर रख दूं तो किसका होएगा? कॉपर का। अगर मैं सिल्वर और एल्यूमिनियम रख दूं तो एल्यूमिनियम का। क्या बिहेवियर होएगा? एनोड बिहेवियर। तो एनोड बिहेवियर दूसरा अपने आप ही कैथोड काम करेगा। अगर ऐसे सेल का कपल बना लोगे, अगर आप जिंक कॉपर कपल बना लोगे, कॉपर सिल्वर कपल बना लोगे, सिल्वर एल्यूमिनियम कपल बना लोगे, तो फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एसआरपी पुट करो, जिसको कैथोड एनोड पुट नहीं करने वो एनोड माइनस कैथोड पुट कर देना, बट एसओपी शुड बी देयर, वो एसओपी होने चाहिए। उसके बाद मैंने बच्चों को बताया सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल कैसे लिखना है। तो इसके लिए परसों भी बात हो गई थी आपसे जब भी आपकी क्लास हुई थी, एबीसी, एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और बीच में जो ये वर्टिकल लाइंस हैं दो, ये ब्रिज को इंडिकेट कर रही हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन, बी फॉर ब्रिज, इसका काम क्या था बताया था आपको, सी फॉर कैथोड, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इट इज अ सोल्ट ब्रिज। उसने कहा सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, हो गया, जिंक रिड्यूस हो रहा है, कर दिया, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है पहले वाला, और ये सेल का रिएक्शन है। कौन एनोडिक काम कर रहा है? जिसका एसआरपी कम है। कौन कैथोडिक काम कर रहा है? जिसका कंपैरेटिवली एसआरपी ज्यादा है। मेटल को एक स्टोरेज कंटेनर के फॉर्म में यूज कर सकते हो कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं कि कहानी अगर आपने सुनी है तो सेकंड नंबर पॉइंट से डायरेक्टली टच हो रही है। अगर आपने मेरे को अभी सुना है तो सारी बातें सेकंड पॉइंट से ही कनेक्ट हो रही हैं। कैसे? जिस भी मेटल का, बोलो, हाँ, अगर दोनों एसओपी हो तो एनोड माइनस कैथोड, दोनों एसआरपी हो तो कैथोड माइनस एनोड, क्लियर। एक एसआरपी का एसओपी हो तो ज्यादा उलझना मत, क्लियर। एसओपी को एसआरपी में बदल लेना, एसआरपी को एसओपी में, साइन बदलना है पुत्र जी, बस और कुछ नहीं करना। अभिषेक, ठीक है, मतलब पता जानबूझ के करेंगे ये लोग मतलब एग्जामिनर्स जो पेपर आपको देंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों एसआरपी दे दिए तो हमारी किस्मत अच्छी है, दोनों एसओपी दे दी हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। एक एसआरपी एक एसआरपी दे दिया ना तो थोड़ा हम फंसेंगे। कई बार जल्दीबाजी में हम दोनों वैल्यू वैसे ही पुट करके निकल लेते हैं और आंसर आता नहीं है, या तीनों चारों में होएगा जरूर, क्योंकि वो तो ऐसे सेटिंग करके रखेगा ना 4 ऑप्शन में, तो आपको थोड़ा स्मार्टली सबस्क्रिप्ट चेक करके रखना है, ठीक है ना। मतलब तुम कन्वर्ट कर लेना, तीसरा फॉर्मूला याद ही मत करो, मैं तो एक ही याद करो ना, क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड, सारे एसआरपी में कन्वर्ट कर लो, एसओपी हो तो भी, एसआरपी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अभिषेक जी?
चलो जी, मेटल एज स्टोरेज कंटेनर, अभी पीछे बताया था जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। भाई राजा महाराजा ना सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, उनको पता था इनका आरपी प्लस है, मतलब ये लेस रिएक्टिव है। क्लियर ना, ये लेस रिएक्टिव है। और अगर आप आयरन के कंटेनर में, मैग्नीशियम के कंटेनर में, इनमें खाना खा रहे हो, कॉपर की इंपॉर्टेंस तो अभी तक बनी हुई है। क्लियर, क्यों? क्योंकि इसका एसआरपी प्लस है। तो जिनके एसआरपी प्लस है वो अच्छे स्टोरेज कंटेनर हैं, और जिनके एसआरपी कम है, मतलब माइनस में है, एसआरपी ज्यादा, अच्छा स्टोरेज कंटेनर। ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ज्यादा उलझना नहीं है इसमें। क्या कि मैं कॉपर में जिंक सल्फेट रख दूं? उसने कहा रखो ना, मना कौन कर रहा है? तो कॉपर का एसआरपी प्लस है। उसने कहा मैं जिंक में कॉपर सल्फेट रख दूं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर में रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्ट टू ईच अदर, और ये हो जाएगा ZnSO4 कॉपर, और जिंक में होल्स निकल आएंगे। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो मेटल रिएक्टिव है, रिएक्टिव कौन है? जिसका एसआरपी कम है। जिसका एसआरपी कम है वो रिएक्टिव है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको स्टोरेज कंटेनर यूज नहीं करना। लो जी, और एक और बात जो हाइड्रोजन चैप्टर में बड़ी काम आती है, एक और बात जो हाइड्रोजन चैप्टर में बड़ी काम आती है, जो मेटल्स नेगेटिव एसआरपी वाले, 0 से कम मतलब, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। दोज मेटल्स विच हैव द नेगेटिव एसआरपी कैन रिलीजेस हाइड्रोजन इजीली विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। तो मैंने कॉपर प्लस H2SO4 लिख के देखा, मुझे हाइड्रोजन निकलने की कोई चांस नजर नहीं आते हैं, क्योंकि कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है 0.34। और आपको याद भी होएगा क्योंकि बच्चे 11th में भी पढ़ चुके हैं और 12th में भी पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। लो जी, जब आपके पास सारी कॉन्सेंट्रेशंस 1m थी, अब मैं ना हेडिंग लिखता हूं, हम 12वीं क्लास में एंट्री हुई है हमारी। वैसे 12वीं में तो हो ही चुकी है क्योंकि दोनों टॉपिक कॉमन है उसमें, लेकिन 11वीं में नॉन स्टिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द नीड टू राइट द नॉन स्टिक इक्वेशन, हमें नॉन स्टिक इक्वेशन लिखने की जरूरत क्या पड़ी? तो वहां मुझे बोलना पड़ता है व्हेन यू हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस 1m। आपके पास हाफ सेल थे ना पीछे, ये देखो, ये जिंक का कॉपर के साथ, कॉपर का सिल्वर के साथ, सिल्वर, ये देखो ये वाले। क्लियर, जब आपके पास इनकी कॉन्सेंट्रेशंस 1m हो, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशंस 1m हो, 1 मोलर, तो टेंशन फ्री सीधा ई कैथोड माइनस सी एनोड लगाओ, जो अभी बच्चे ने बात की थी मेरे से, अभिषेक ने। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 1m हो जाए, 0.01, 0.02, 0.001, 10⁻⁵ -4, जो भी हो, वहां मुझे ई सेल, नॉन स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज निकालना है। स्टैंडर्ड मतलब 180 m हो, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो। बात को समझो क्या कह रहा हूं। इफ यू हैव द 1m कॉन्सेंट्रेशन, यू शुड गो फॉर द ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस सी एनोड। बट जब ना हो तो क्या करें? तो फिर नॉन स्टिक इक्वेशन की नीड होएगी ही होएगी। वो है क्या? थर्मोडायनेमिक्स से कॉपी मारा हुआ है। क्लियर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। जो चैप्टर का एंडिंग हुआ था ना, वहां तक हम पहुंच नहीं पाए थे ड्यू टू टाइम लैग, लेकिन वहां ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एनर्जी प्लस एनर्जी। और कोई भी थर्मोडायनेमिक्स में ना फॉर्मूला डेराइव्ड नहीं है, थर्मो में कोई भी फॉर्मूला डेराइव्ड नहीं है, सारे एम्पेरिकल है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एनर्जी, ऐसे फॉर्मूले बने हुए हैं सारे। तो डेल्टा जी नॉन स्टैंडर्ड, डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q। इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा अगले राउंड में, तो उसमें Q क्या है? इट इज नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट। मैं जानबूझ के ना इसकी टर्म बदल देता हूं। वैसे इसका जो नाम आप में से काफी बच्चों को याद होएगा, वो याद होएगा रिएक्शन क्वोशेंट। Q इज द रिएक्शन क्वोशेंट। होता क्या है, इसके वैल्यू कितने हो सकते हैं? कई बार मेरे से 11वीं के बच्चे पूछ लेते हैं, ड्रॉपर वाले पूछ लेते हैं, क्रैश कोर्स वाले पूछ लेते हैं, तो मैं बता देता हूं इसके इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। कहते कैसे? मैंने कहा जब मन करे प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रेशो ले लो, Q बन जाना है, लेकिन जब मन करे तब K नहीं बन सकता। K तो तभी बनेगा जब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। अगले राउंड में टेस्ट के बाद बताएंगे आपको। कुल मिलाकर Q एक ऐसा मेरे पास कोफिशिएंट है जिसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो है क्या? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ये नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट है। जानबूझ के मैंने इसकी टर्म बदली है ताकि बच्चे के दिमाग में ये उतर जाए। क्लियर, रिएक्शन क्वोशिएंट का रट्टा मारने से कुछ नहीं होएगा, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट लिखने से बहुत कुछ होएगा। अच्छा जी, अगर मैं ध्यान से सुन लेना बच्चे, डेल्टा जी इज इक्वल टू है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
यूजफुल एनर्जी, जो एनर्जी आपके पास क्या आ रही है, काम आ रही है, तो माइनस एन एफ ई सेल, और वो दूसरा क्या बन गया, माइनस एन एफ ई सेल नॉट। तो मैंने बस जो सेकंड नंबर पॉइंट था वहां वैल्यूज पुट कर दी। मैं चाहता हूँ डेरिवेशन की तरफ ना बढ़े, अगर आप 12वीं क्लास में नहीं हो तो सीधे फॉर्मूले पे जाओ, कौन सा वाला जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लोगेरिथम ऑफ क्यू, लोगेरिथम ऑफ क्यू, लोगेरिथम ऑफ क्यू। क्लियर। अब एक बात और बता दूं, मान लो पेपर में जाकर, मान लो पेपर में जाकर, मान लो पेपर में जाकर टेम्परेचर बदल गया, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा तब, क्योंकि मैंने अब बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 298 रखा हुआ है। मान लो पेपर में 500 केल्विन कर गया और तुम इस फॉर्मूले को कर रहे होगे और खुश हो रहे होगे कि मैं 4 में से एक ऑप्शन निकाल कर आ गया, आप बहुत बड़ा ब्लंडर करके आओगे पेपर में। तो इसीलिए अवेयर कर रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अच्छा क्वेश्चन डालना है, टेम्परेचर बदल देगा, टेम्परेचर बदल देगा, तो इस इक्वेशन को फिर रीडिफाइन करोगे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं, आर में कोई चेंज नहीं, फेराडेज में भी कोई चेंज नहीं, एन तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वेरिएबल है, टी 500 केल्विन कर गया तो 0.0591 नहीं आएगा, कैलकुलेट होएगा वापस। ये आपको अवेयर रह के चलना है। अगर आप देख पा रहे हो तो राइट साइड में मैंने 298 को हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए कि ये तभी 0.0591 है व्हेन द टेम्परेचर इज 298, और ऐसी हरकतें वो करता है। क्लियर ना। तो अवेयर रहना इस पर, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ठीक है जी। ई सेल नोट क्या, अभी पीछे बोलते ही आ रही हो कम से कम 10-12 बार। मान लो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, अगेन इन द थर्मोडायनेमिक्स एंट्री कर गए हम लोग। मान लो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो Q बराबर K हो गया, Q इज इक्वल टू K, मतलब इक्विलिब्रियम रीच कर गया। वहां जो आपका डेल्टा G है ना, डेल्टा G वो जीरो हो गया। डेल्टा जी जीरो में अब इलेक्ट्रॉन तो जीरो होने से रहे, फेराडेज तो जीरो होने से रहा, तो एक ही चीज जीरो हो सकती है, वो है ई सेल। तो मैंने ई सेल को क्या कर दिया, जीरो। तो मेरे पास इक्वेशन अंडर इक्विलिब्रियम रीडिफाइन हो गई, ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के। अब अगर आप इस बोर्ड को देखो तो मेरे हाईलाइटेड पोर्शन बड़े कम है, और जो बच्चे समझदार हैं वो हाईलाइटेड पोर्शन पे ही अगर ध्यान दें तो उनको बात समझ में आ जाएगी। नॉन्स्ट इक्वेशन नीडेड when the concentration is not equals to 1 m। दूसरी बात, E cell not 0.0591 upon n log Q under non equilibrium condition when temperature 298, E cell not is equals to 0.0591 upon n log K under equilibrium condition। तो ये इक्वेशन इसलिए यूजफुल है, K निकलवाता है, वो इक्वेशन इसलिए यूजफुल है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में E cell निकलवाता है। E cell नोट सारे बच्चों को पता ही है, क्लियर। तो मैंने इसको अप्लाई किया डेनियल सेल पे, वहां बच्चों को मैंने बताया कि हमें के कैसे निकालना है, वहां बच्चों को मैंने बताया के कैसे निकालना है। तो मुझे पता था कि ई सेल नॉट उसका, क्योंकि जिंक माइनस 0.76 है, कॉपर प्लस 0.34 है, क्लियर, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर आपको डेनियल सेल पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख देता हूं जिंक ऑक्सीडाइज, कॉपर रिड्यूस, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ये रहा। अब मैंने 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दिया, मेरे पास के एंटीलॉग किसका, ये जो वैल्यू थी पूरी की पूरी हमने कैलकुलेट की थी 37.22 आ रही थी, और 37 एज सच पावर बन जाएगा। इक्विलिब्रियम में कम से कम 10 मिनट इस पे और लगाएंगे हम लोग। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पड़ा हो दैट शुड बी द पावर, माइनस है तो 10 टू पावर माइनस 37, और प्लस है तो 10 टू पावर प्लस 37, और पॉइंट के बाद का एंटीलॉग देखना पड़ेगा। यहाँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन बनाते हो, सर एंटीलॉग दिया होएगा, तो मेरा आंसर है अगर इस टाइप का कोई डेटा आ गया तो एंटीलॉग जनरली दिया होएगा, नहीं तो log 2 0.3010 है, तो एंटीलॉग 0.3010 हो सकता है आप में से कुछ जनता को पता हो, अच्छी बात है, पता है तो यहाँ अप्लाई कर देना। तो बस इसके नजदीक से लग जाओ जाकर 0.22, तो मैंने 2 की जगह पर क्या लिख दिया 1.5, तो मेरे पास k का वैल्यू 1.5 इन 10 टू पावर 37 आ गया फॉर द डेनियल सेल। ये एक तो क्वेश्चन थे जो बच्चों के साथ मैंने रखवाए थे। ये फॉर्मूला हाईलाइटेड है, अगर कोई फॉर्मूला या इक्वेशन, इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन था, अगर यहाँ हाईलाइटेड हो तो ये वाला ध्यान से सुन लेना भाई।
ये क्वेश्चन था आपके पास FeO4-2 चेंज हो गया Fe+3 में, Fe+3 चेंज हो गया Fe+2 में। ई सेल दे रखा है इस पहले वाले का, ई सेल दे रखा है इस दूसरे वाले का, क्लियर, और ई सेल दे रखा है इस तीसरे वाले का। ये पूरी एक चेन है, ये पूरी एक चेन है, ये पूरी एक चेन है। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ई सेल नॉट ऑफ FeO4-2 Fe+2, यहां तक पूछ रहा है। तो एक दो बच्चों का सजेशन था, सर देखो थर्मोडायनेमिक्स की तरह कर लो, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई, बस दोनों को ऐड करो, आंसर दे दो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि चाहे ई सेल हो चाहे ई सेल नॉट हो, चैप्टर वहीं चला गया वापस थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। डेंसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, एमपी, बीपी, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ई सेल नोट, ये सारे के सारे डिविजिबल नहीं है, मास इंडिपेंडेंट है, नेचर डिपेंडेंट है, इंटेंसिव है। तो आप कभी भी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप सुन पा रहे हो, क्लियर, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो कहीं ना कहीं EGSH, ई इंटरनल एनर्जी, जी ये सब बताया था मैंने आपको, जी गिब्स फ्री एनर्जी, एस एंट्रोपी, क्लियर, एच एंथैल्पी, ये सब मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंसिव है। तो मैं एक्सटेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनल फॉर्मूला बना रहा हूं। इस टाइप की कोई भी अगर चेन रिएक्शन दे रखी हो, तो जिसको मैंने हाईलाइट किया उस फॉर्म में चले जाना। अगर आप चेक करने में इंटरेस्टेड हो, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसका डेल्टा G3, डेल्टा G1, डेल्टा G2, दो इक्वेशन का सम, दो इक्वेशंस का सम कर रहे हैं हम लोग। दो इक्वेशन का सम किया तो जो जिसका सम किया उसका एन फैक्टर, एफ 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 सारे कैंसिल हो गए, एल कॉमन लेकर बचा क्या, जिस इक्वेशन का कैलकुलेशन करना है उसका N3, जिन दोनों का सम करना है उसका 1 और 2। तो यहां मैंने बच्चों को बताया पैरेलल में रख के कि उस क्वेश्चन को जब मैं सोल्व कर रहा था तो FeO4+-2 Fe+3 में बदला ना जब, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और यहाँ 3 है, तो एन फैक्टर 3 बन गया। और अगली बार जब मैं आयरन 3 को 2 में बदल रहा हूँ तो उसका एन फैक्टर 1 है। और इन जब दोनों का सम किया तो मेरे को नीड थी FeO4-2 से Fe+2, उसका एन फैक्टर 6 से 2 में गया तो 4 है। और उनके ई तो मुझे पुट करने ही पड़ेंगे, इसका ई यहाँ पहुंच गया जिसको मैंने लिखकर काटा है, अभी यहाँ लिखा हुआ यहाँ पहुंच गया है। अब इसका E1 2.2, इसका E2 0.77। यहाँ एक दो क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सर ये SRP के SOP है, मैं जिस फॉर्म में लिखे हैं वही है, मतलब SRPs है और कैलकुलेट भी SRP करना है आपने। तो यहाँ 2.2, यहाँ 0.77, तो ये E3 निकल आएगा। इस क्वेश्चन को देख लो 1 मिनट लगाकर, नंस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। मैं इतनी देर चुप हूं। इसको भी चेक कर लेना भाई, ग्राफिकल आइडिया अबाउट द डेरियल सेल। ना समझ में आए तो पूछ लेना, तो मैं मान के चलूंगा कि आप समझ पा रहे हो। जो बोर्ड पे लिखा है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन सेल। बस इसमें इतना समझो कि जो आपके पास कैथोड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें कैथोड, एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट सेम सब्सटेंसेस के बने हो,
बस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, उसको बोलते हो आप लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल। लास्ट एंड फाइनल एक बार और बोल दूं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, these all have the same substances। इलेक्ट्रोड कॉपर कॉपर का या जिंक जिंक का, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट का या कॉपर जो भी सब्सटेंस लेना है, ऑल सब्सटेंसेस आर सेम बट कॉन्सेंट्रेशंस आर डिफरेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको बोलते हो आप लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसके बाद शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 11th से 12th क्लास में एंट्री करने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। पहली बात, इसमें जो सेल बनेगा, सेल यूज होएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव है, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की सप्लाई लगातार देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपैरिजन में कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव हो गया है क्योंकि इसको बाहर सर्किट से जोड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज को सीखने में पहला लॉ है आपके पास फैराडेज फर्स्ट लॉ, फिर है फैराडेज सेकंड लॉ। इसमें जो फर्स्ट लॉ है, बड़ा सिंपल वे में उसने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रखो, उसमें जो भी डिपॉजिटेड मास या लिबरेटेड गैस है उसका मास अगर कैलकुलेट करना है तो वो डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होएगा। जितना आईटी रखोगे, जितना करंट टाइम मीन क्यू चार्ज, जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना डिपॉजिटेड मास ज्यादा। और इस पर बेस्ड हाईलाइटेड एक फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू ZIT। एंड व्हाट इज अ ZIT? चैप्टर का नाम पता हो तो बस चैप्टर का नाम ही बोल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज। और आप में से हो सकता है 2 4 5 बच्चों को 10 15 या सबको इक्विवेलेंट वेट पता हो, एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो जब आप Z का वैल्यू वहां पुट कर देते हो, मोलिकुलर वेट बाय NFIT, तो यहां से आप एक और जगह पहुंच सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, उसको बोलते हो मोल। ये इधर मास डिपॉजिटेड है, मास में मोलिकुलर वेट का डिवाइड करो तो मास बाय मोलिकुलर वेट क्या बन गया? मोल्स। तो मोल का फॉर्मूला सीधा बन गया IT बाय NF। जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं सब हाईलाइटेड और सब पर क्वेश्चन बनते हैं मेडिकल एग्जाम्स में। W इज इक्वल टू ZIT, या फिर W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट IT बाय NF, या फिर मोल इज इक्वल टू IT बाय NF। सभी पे क्वेश्चन बनते हैं, सभी पे। ठीक है जी। उसके बाद का टारगेट हमारे पास क्या हुआ? सेकेंड लो मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखा देता हूं आप लोगों को, और मैंने सिखाया भी था क्योंकि मोल आप कर चुके हो। तो सेकेंड लो में मैंने जब इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन सिखाया तो वहां आपको यही सेकेंड लो, फैराडेज सेकेंड लो, तो वहां मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था E1 बाई E2 W1 बाई W2। इससे मेरे सारे के सारे इक्विवेलेंट वेट, चाहे वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, चाहे वो क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, चाहे वो ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, चाहे वो डबल डिकम्पोजिशन हो, कुछ भी हो, इस फॉर्मूले से सारे के सारे हो गए। तो इन भाई साहब ने किया क्या? 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब में सेम IT करंट टाइम सेम फ्लो कर दिया। कहता डिपोजिशन निकालो, मैंने कहा निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। W1 W2 W3 इन द 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। फिर इनका रेशो लेना शुरू किया, IT कट गए क्योंकि वो तो बराबर थे, मान लो 5 फैराडेज आपने चार्ज डाल दिया। F कट गए क्योंकि वो सब में डिनोमिनेटर में सेम थे। जो बचा वो कौन है? मोलिकुलर वेट बाय N फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय N फैक्टर, डिपोजिटिंग सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट बाय N फैक्टर। तो क्या बन गया? इक्विवेलेंट। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो डिपोजिशन है वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंडेंट है। अब इसको मैं कलेक्टिवली 2 लाइनों में बोलता हूं। व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेम करंट फॉर सेम टाइम मीन सेम चार्ज is passes through these electrolytic cells, then deposited or liberated amount of the gas or metal is dependent on the equivalent weight। जिसका equivalent weight जितना ज्यादा है
उसका डिपोजिशन उतना ज्यादा होएगा। तो इसी पर बेस्ड हमारा एक फाइनल फॉर्मूला बन गया, E1/E2 इज इक्वल टू W1/W2। इसके बाद एंट्री करते हैं जी इसके क्वालिटेटिव पार्ट में। इसके क्वालिटेटिव पार्ट का मतलब हुआ कौन रिलीज हुआ और कहां रिलीज हुआ और कितना रिलीज हुआ, ये बात पीछे चली गई। क्वांटिटेटिव पार्ट पीछे चला गया, क्वांटिटेटिव पार्ट इसका पीछे चला गया। अब है इसका क्वालिटेटिव, कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है, ये सब पता लगाना है। तो काम करने का तरीका, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। तो जहां कैथोड है वहां आपने Na+ कैथोड कैटायन को भेजकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रखे हैं, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो वहां रिडक्शन होएगा। और मैं बच्चों को ऑलवेज बोलता हूं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन। क्लियर ना? यहाँ एनोड पे जाकर क्लोराइड ने क्लोरीन को खुद में कन्वर्ट किया। वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, डी इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होएगा। फिर नंबर 1 था मैकेनिज्म की कौन कहां गया, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, चेंज। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, मतलब एक्सचेंज हुआ, डोनेट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, उसको बोलते हो प्राइमरी चेंज। और फर्दर अगर कंपाउंड बन रहा हो, जैसे Na ने तो कंपाउंड फर्दर कोई बनाना नहीं, लेकिन क्लोरीन ने फर्दर Cl2 बनाना है, तो उसको बोल देते हो आप लोग सेकेंडरी चेंज। कंपाउंड फॉर्मेशन ही पॉसिबल, ये लिखा मैंने इसमें। तो सोडियम रहेगा, लेकिन क्लोरीन Cl2 में बदलेगा, ये इसके चेंज है। तीसरी बात, कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आगे जाकर 10 एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस के, उसमें इनर्ट है तो वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्टिव है तो खुद पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कॉपर सिल्वर टाइप। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है, उसमें पड़ा हुआ जो कैटायन है उसका SRP कम है ज्यादा है, इस सब चीजों पे डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होएगी। उसके बाद है ओवर वोल्टेज। अगर मैं SRP बेसिस पे चलूं तो फर्स्ट डिस्चार्जिंग हाइड्रोक्साइड की होनी चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज कौन होता है, पहले क्लोराइड। उसके लिए भी बच्चों को मैंने कोड सिखा रखा है एनायंस का, SNOCBI। मान लो किसी सॉल्यूशन में 6 के 6 एनायन है, मान लो किसी सॉल्यूशन में 6 के 6 एनायन है। तीसरी बार बोल रहा हूं, इफ दीज 6 anions are present in one solution, then what should be the order of discharging। पहले कौन डिस्चार्ज होएगा, तो कोड बना दिया SNOCBI, आयोडाइड फर्स्ट, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट। रूल के अकॉर्डिंगली पहले हाइड्रोक्साइड को जाना चाहिए, बट वो जाता नहीं है। हाइड्रोक्साइड नीडेड ओवर चार्ज, ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप फोर्सेस। और कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो तो जिनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP नेगेटिव है, इनको भूल जाओ, नेवर डिस्चार्ज्ड। और बच्चे अगर इसको रट्टा मारना चाहते हैं तो उनकी गलती है, भयंकर वाली गलती है। जिन भी मेटल एनायंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपटीशन में, मतलब एक Na एक H है, तो फर्स्ट डिस्चार्ज, फर्स्ट नहीं ओनली डिस्चार्ज ऑफ H होएगा, सोडियम रिमेन्स इन सॉल्यूशन। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जिनके SRP माइनस है, माइनस 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 मतलब एक्टिव है, एक्टिव एक्टिव अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग मीन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज तो हो रखा है ना, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो रखा है। तो कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो, कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो, तब जिनका भी SRP नेगेटिव है, साफ साफ लिख दिया मैंने, नेवर डिस्चार्ज्ड।
इस NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस जल्दी से देख लो यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से बात करो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। मोल्टन NaCl के बाद NaCl एक्वस। डन है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट है एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान से सुनना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलेगा कॉम्पिटिटिव, और इलेक्ट्रोड आपने इनर्ट यूज करनी है। कैटायन कौन कौन है जी? H प्लस Na प्लस। एनायन कौन कौन है जी? क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड। आपको बताया था SNO-CbI, SNO-CbI। if you have the two anions hydroxide chloride, then which discharged first? SNO-CbI chloride, hydroxide remains in solution। चलो जी, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। H प्लस Na में Na का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फर्स्ट ए के जितने भी मेटल्स हैं, फर्स्ट ए के जितने भी मेटल्स हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है भाई? क्योंकि उनका ई नोट सबका माइनस, और माइनस में भी बहुत कम है, -2.71, माइनस में बहुत ज्यादा है, सॉरी, -2.71, -2.73, -2.68, इस टाइप के माइनस 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 वैल्यू है। तो पीछे लिखा था नेवर डिस्चार्ज, पीछे लिखा था नेवर डिस्चार्ज। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चलते हो, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस होएगा, तो जिनका भी ई नोट नेगेटिव है वो सॉल्यूशन में ही रह जाने। रह गया भाई, बचा कौन? H प्लस। कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, चेंज टू हाइड्रोजन गैस, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड देन कन्वर्टेड टू क्लोरीन गैस। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में जो बात जानी चाहिए कि Na और OH सॉल्यूशन में रह गए। बहुत अच्छा टॉपिक है जो बोर्ड पे लिखा है, आप इंटरेस्टेड हो तो आपको सीखना जरूर चाहिए। Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन में रह गए, इससे NaOH बन गया। जबकि NaCl तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली न्यूट्रल है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते जाओगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड करेगा, NaOH बनेगा 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 बनेगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन बेसिक 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 होता जाएगा। pH 7 से 7 से अब हो जाती रहेगी। अब अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछना है, इतना ही नहीं, उसने पूछा भी कौन डिस्चार्ज हो रहा है, इससे आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। वो पूछेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये 1 मोलर है, इसमें 1 मोलर ही आप लोग चार्ज फ्लो कर रहे हो, 1 फेराडेज मीन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1 फेराडेज, 96,500 कूलम। तो उससे 1 मोल ही NaOH बना, हाफ मोल क्लोरीन और H2 बने। इस पे मेरा ध्यान नहीं है, अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, 1 फेराडेज चार्ज फ्लो किया, तो 1 मोलर ही NaOH बन गया। और जब 1 मोलर NaOH बने तो आपको इमीडिएटली इसका pH निकालने के लिए पहले pOH निकालना पड़ेगा। pOH is equals to minus log of hydroxide, and what is the concentration of hydroxide? 1 मोलर। लो जी, pOH 0 हो गई और pH 14 हो गई, pOH 0 हो गई और pH 14 हो गई। अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन दे दे 600 मिलीलीटर, 0.5 m NaCl is electrolyzed by the so and so चार्ज, जो भी उसने देना था दे देगा। उससे पूछेगा pH निकाल लो, तो सबसे पहले NaCl देखना ये खुद कितना है। और मैं कह रहा हूं इस तामझाम में नहीं फंसना, तो एक बहुत बढ़िया सा तरीका मेरे पास हो रहा है, मोल इज इक्वल टू IT/NF। पेपर वाले से पूछना करंट की वैल्यू कितनी, टाइम की वैल्यू कितनी, क्लियर। N तो पता है एक ही चलेगा, F की फेराडेज 96,500, उससे मोल निकलाएंगे, और जितने मोल NaCl की उतने मोल किसके होंगे? NaOH के। सीधा सा pOH पुट करो, pH निकलाएगी 14 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो बोर्ड पे रखा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए बड़ा काम करेगा ये, क्लियर ना। कैटायन
कैथोड, कैटायन, एनोड, एनायन, कौन कहाँ रिलीज हो रहा है, बचा हुआ कौन है, क्या 7 से ऊपर पीएच में कन्वर्ट हो रहा है, कितना पीएच बन रहा है आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब बातें इस पेज पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं NaCl को वेरी डाइल्यूट कर दूं, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया, तो मैं बच्चों को बोलता हूं जब वेरी डाइल्यूट लिखा हो ना तो वाटर उठाओ और हाइड्रोलाइज करके आ जाओ। तो मैंने बच्चों को कहा ट्रिक सीख लो इसकी, जब भी NaCl वेरी डाइल्यूट हो कोई तामझाम में मत फंसना, बस वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, H2O 2 फैराडेज, H2 प्लस हाफ O2, कहानी खत्म। वेरी डाइल्यूट तो आप सिंपल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के आ जाओ। हाइड्रोजन चैप्टर में भी यही हरकतें हो रखी हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन बन रही है। हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस बन रही है, एसिडिक हो बेसिक हो, तो यहाँ बेसिक मीडियम दे दिया गया है। बस यूं मान के चलो पानी में 2-4 ड्रॉप्स डाल दिए NaCl की, क्लियर, वेरी डाइल्यूट है, तो धीरे 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 ये इलेक्ट्रोलाइज होएगा। बस पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर का H2O2 बनाओ और छुट्टी पाओ। लेकिन अगर यही NaCl अब तक यूज कर रहे थे प्लेटिनम 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 प्लेटिनम, अब प्लेटिनम नहीं, अब मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज कर लिया आपने। और अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में कि इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंडेंसी है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंडेंसी है। इलेक्ट्रोड पे जो डिपेंडेंसी है, उसी इलेक्ट्रोड की डिपेंडेंसी जब मैंने चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे आके चेक की, तो मरकरी के जब भी इलेक्ट्रोड लेके चलोगे मरकरी के, तो सामने से Na और मैक्सिमम बच्चे एस ब्लॉक एलिमेंट से जानते हैं लाइटर मेटल्स कैन फॉर्म द अमलगम्स। और ये लिखा हुआ बच्चे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना, इंफॉर्मेशन क्या है, लाइटर मेटल्स कैन फॉर्म द अमलगम्स। तो यही फायदा हुआ जब कैटायन NaH था कॉम्पिटिटिव, एनायन OHCl था कंपटीशन। एनायन में तो कोई लड़ाई हुई नहीं क्योंकि वो तो NaCl था, एक्वस टाइप का, वेरी डाइल्यूट थोड़ी था। तो जिसने रिलीज होना है वो होएगा SNOCBI SNOCBI SNOCBI। SNOCBI का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिस्चार्ज कौन हुआ, क्लोराइड। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। लेकिन जो मेन लड़ाई है वो किसकी है, H जाएगा कि Na जाएगा। आपने कहा रूल के अकॉर्डिंगली तो H को जाना चाहिए। मैंने कहा सामने देखो इलेक्ट्रोड किसका है, मरकरी का। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट जाग गया, एस ब्लॉक में कास्टनर कैलनर सेल है NaOH को बनाने का, वहां भी उसने क्या कर रखा है, Na जाकर मरकरी पे डिपॉजिट होकर अमलगम बनाता है। वजह एक ही है, वजह एक ही है, रीजन एक ही है, Na कैन फॉर्म द अमलगम विद मरकरी, दैट्स व्हाई H अब रिकमेंड नहीं हुआ, Na रिकमेंड हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अलोइस। इतनी बात समझ में आ जाए तो कॉपर सल्फेट एक्वस का और AgNO3 एक्वस का प्लेटिनम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाला जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि सारे हिंट्स मैं आपको दे चुका हूं। 5वां और 6ठा नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस, फास्ट। चलो जी, ओके जी, ओके। अब मैंने ये साफ लिख दिया यहाँ आकर, कुछ बच्चों के फिर भी क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैंने साफ लिख दिया। ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, डिस्चार्ज टेंडेंसी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव SRP है। जिसका पॉजिटिव SRP है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव SRP वाला डिस्चार्जिंग टेंडेंसी में नेग्लिजेबल, मतलब जीरो, मतलब डिस्चार्ज होएगा ही नहीं। तो जिसका SRP प्लस है दैट विल बी डिस्चार्ज इन कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, बार बार टर्म यूज कर रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं आपको लेकर चलूंगा हाइड्रोजन चैप्टर के H2O2 में, मेरे साथ टिकना पड़ेगा आपको। जब H2SO4 डाइल्यूट लिखा, जब H2SO4 डाइल्यूट लिखा, इसको कुछ बुक्स में जनरली देखता हूं कि डाइल्यूट वर्ड की जगह पर वो डिफरेंशिएट करने के लिए ना किसको लिख देती हैं, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, और इधर लिख देती हैं H2SO4 वेरी डाइल्यूट। एक बार फिर दो ही किनारे बना लेते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, हाँ जी, 7th 8th नंबर, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, H2SO4 डाइल्यूट। और जब H2SO4 डाइल्यूट, तभी तो बोला था मैंने आपको, H2SO4 डाइल्यूट मतलब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, H2O2 आ गया। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहे हो, मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेट बेस्ट टर्म होती है। जब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज कर रहे हो तो कैटायन तो सेम है,
एनायन अलग अलग है, लेकिन बात बार बार सुनो कि सल्फेट इज इन हायर क्वांटिटी एज कंपेयर टू OH। और इसी बात को पीछे मैंने हाईलाइट करके बताया था विद जीरो कंफ्यूजन। क्या कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है? जब मैं जब मैं आपको थर्ड नंबर पे NaCl वेरी डाइल्यूट लिख कर आया तो हाइड्रोक्साइड ज्यादा थे, डिस्चार्ज हो गए। अब मैं आपको 7वें नंबर पे जाकर सल्फेट हाइड्रोक्साइड में सल्फेट ज्यादा है तो वो डिस्चार्ज हो गए, जबकि नॉर्मल कंडीशन हो तो SNOCBI, नॉर्मल कंडीशन हो SNOCBI, तो कौन डिस्चार्ज हुआ? सल्फेट। अब यहां बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 ही है, तो ये कोई ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ, ये कोई रिडक्शन थोड़ी हुआ। मैंने कहा तुमने चेक नहीं किया, यहां सल्फेट था 2SO4-2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये प्रोसेस पूरा के पूरा एनायन एनोड ऑक्सीडेशन ही है, एनायन एनोड ऑक्सीडेशन ही है। कई बार बच्चों को लगता है कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेट लेकर इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा, बट इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो रहे हैं। अगर आप मेरे साथ पिछली क्लास में थे तो मैंने आपको वेरी लास्ट डिफरेंस ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाया था, वेरी लास्ट क्या था? डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑक्सीडेशन, ये तो हो रहा है। और इधर चलकर वेरी डाइल्यूट तो मैंने बोला सिंपल है ये तो। अच्छा एक बात तो आपसे रही गई क्या, कि सल्फेट ने बनाया क्या? तो आप जैसे बोल रहे थे ना, मैं आपको H2O2 में लेके चलता हूं, तो वही है। यहां कौन बना? मार्शल एसिड, परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO8 इज द परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड को 2 बार हाइड्रोलाइज करवाओगे तो H2O2 बन जाएगा। तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेट तो क्या बनेगा? आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस फाइनली H2O2 नहीं जा रहा हाइड्रोलाइसिस पे, ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस, तो परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। लो जी 9th नंबर आ गया, कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। और आपको पीछे बताया था इलेक्ट्रोड्स भी मैटर करते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी मैटर करते हैं। कीटायन कॉपर हाइड्रोजन, एनायन सल्फेट हाइड्रोक्साइड, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको मेटलर्जी चैप्टर में जाना पड़ेगा। मेटलर्जी चैप्टर में एक साइड कॉपर का प्योर फॉर्म था, दूसरी साइड कॉपर का इम्प्योर फॉर्म था। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करवा रहे हो ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो वहां एनोड मड बनता है, तो इससे साफ पता चलता है एनोड वहां कैसा था, इम्प्योर फॉर्म में। तो अगर आप चेक करो ना सल्फेट ना हाइड्रोक्साइड, दोनों डिस्चार्ज नहीं हुए, एनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ। एक बार फिर बोल रहा हूं, कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और यहां जो कीटायन है वो तो रूल चलेगा, जिसका प्लस होएगा वो जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक साइड कॉपर डिस्चार्ज हुआ, दूसरा, अब पूरी सीक्वेंस समझो, पूरी सीक्वेंस समझो। हुआ क्या, सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट, हाईलाइट कर रहा हूं, कॉपर सॉल्यूशन से किस पे चला गया? कीटायन कैथोड, कीटायन कैथोड, कीटायन कैथोड। और सॉल्यूशन में एनायन, ये जो एनोड था ना, एनोड, एनायन डिपॉजिट नहीं हुआ, एनोड इटसेल्फ डिसोल्व, एनोड इटसेल्फ डिसोल्व, एनोड इटसेल्फ डिसोल्व, एनोड इटसेल्फ डिसोल्व। अब पूरी सीक्वेंस चेक करना, एनोड टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू कैथोड, एनोड टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू कैथोड, एनोड टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू कैथोड। कुल मिलाकर ना सल्फेट ना हाइड्रोक्साइड दोनों डिस्चार्ज नहीं हुए। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड लेने का आपको नुकसान हो गया कि एनायन डिस्चार्ज ही नहीं हुए, एक्टिव इलेक्ट्रोड इटसेल्फ पार्टिसिपेट। इसी की नकल है, एक सिल्वर वाला था वो मैंने लिखा नहीं, 11वां एक वो भी हो सकता था, उसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज कर सकते थे आप, सिल्वर के इलेक्ट्रोड, उसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज होते तो एक तरफ क्या होता, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा होता, और Ag प्लस Ag से Ag प्लस बन रहा। ये कहां हो रहा है? एनोड पे, और ये कहां हो रहा है? कैथोड पे। जब सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करोगे, इसको ध्यान से देखो, इस पर बेस्ड आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये वाला। जल्दी से 10th नंबर देख लो जो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है,
इसके लिए मैंने आपको 1 मिनट दिया, नहीं समझ में आया तो मेरे से डिस्कस कर लेना। हाँ संदीप, हेलो हेलो। हेलो। हाँ संदीप जल्दी बोल। वो अकाउंट की डिटेल भेज देना ना, जिसमें से निकालने जरा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 10th नंबर में बच्चे देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी। जब आप इसको मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकर चलोगे ना, तो सेम बात वहां कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ठीक है। तो मैंने पता है क्या किया, सोडियम एल्केनोएट उठाया, एक्वस एक्वस, क्योंकि सोलिड का तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से हमें एक तरफ Na दूसरी तरफ एसीटेट मिल जाएगा, एग्जैक्ट एल्केन तक नहीं पहुंच पाओगे, मैं बात फिर बोलूंगा। मेरे पास केटायन कौन है, H प्लस Na प्लस, ठीक हो गया। मेरे पास एनायन कौन है, हाइड्रोक्साइड और एसीटेट। अब क्या, वो जो पीछे लिस्ट थी ना SNO CBI, उसमें ये तो था ही नहीं एसीटेट। तो इसीलिए मैंने इसको बताया कि अगर आप कोल पढ़ रहे हो, आपको पता है एल्केन प्रिपरेशन मेथड है, तो हाइड्रोक्साइड और एल्केनोएट में एल्केन कौन बनाएगा, हाइड्रोक्साइड तो बना नहीं सकता ना। तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वो है एल्केनोएट। अगर मैं हैवी आयन ले लू ना, हैवी आयन, तो डिस्चार्जिंग नहीं होती। चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। मान लो C17H35COO C17, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बन गए। अभी तो आपको पता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। वापिस सुनो, हाइड्रोक्साइड और एसीटेट, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, टॉपिक का नाम ब्रोंसन-लोरी थ्योरी। आउट ऑफ दीज टू विच शुड बी द वेरी गुड बेस, श्योर। वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस एसीटेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने से डिस्चार्ज हुआ। तो चेक कर लो जी, एक एक लाइन। ये कौन है, एल्केनोएट। मान लो 2 एल्केनोएट है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, 2 FR बन गए। 2 FR का एक बात और समझना, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं ड्राइविंग फोर्स। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है बेस। क्योंकि तुम सोडियम एल्केनोएट लेके चल रहे हो, सोडियम एल्केनोएट। तो बेस ड्राइविंग फोर्स कैसे है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द CO2 इटसेल्फ कौन है, एसिड है। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स, इस रिएक्शन को आगे धकेलने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, वो है उसके अंदर पड़ा हुआ बेसिक मीडियम। क्लियर है। तो उसके बाद ये एल्काइल फ्री रेडिकल बने, डाइमराइज होके एल्केन दे गए। फिर मैं बच्चों से पूछ लेता हूं कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर मुझे कितने टाइप के गैस, कहते जी एक तो एल्केन मिला, एक CO2 मिला, और ऊपर जाकर हाइड्रोजन मिला। सोडियम तो डिस्चार्ज होएगा नहीं। मैंने कहा कौन कहाँ मिला, कहते H केटायन है, कैथोड पे मिला, और एल्केनोएट एनायन है, तो CO2 भी वही मिली और एल्केन भी वही मिली। क्लियर। तो ये सब इस तरीके से पूछा जाएगा आपके पेपर में, कैथोड पे कौन डिस्चार्ज हो रहा है, नोड पे कौन डिस्चार्ज हो रहा है। अगर मैं 2 फेराइडेज चार्ज फ्लो करूं, पास करूं, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कैथोड, 2 मोल ऑफ CO2 एनोड, 1 मोल ऑफ इथेन, टोटल 4 मोल कैसे मिल रही हैं। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने कोशिश की थी 10-12 मिनट लगाकर, जो बच्चे मेरे साथ थोड़े से लॉन्ग टर्म में थे 7-8 दिन के लिए, उनको एक एक बात यहाँ समझाने की। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारी क्वेश्चन बुक में जो आपको दी हुई है हमने। अब वापिस क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। लो जी, इसके बाद का जो काम शुरू हो रहा है ना, वो फॉर्मूला बेस है। तो जो लेफ्ट में लिखा है उस पर कम देखना, जो राइट में मैंने लिखा हुआ है इस पे ध्यान देते रहना। हेडिंग है कंडक्टेंस, कैपिटल G। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे के सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर। कैपिटल जी, ये मेरे पास कंडक्टेंस है। फॉर्मूला पे ध्यान दो, यूनिट्स पे ध्यान दो, वही काम के हैं। और ये R,
रेजिस्टेंस का इनवर्स है। जो रेजिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला बना रो एल बाई ए। ये जो आर एच ओ रो लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो, और जैसे आर है इसको 1/g रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, और जो रो है रेजिस्टिविटी इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, और एल बाई ए सारे बच्चे जानते हैं सेल कांस्टेंट है। कुल मिलाकर इस पूरे पेज पे मेरे पास काम की बातें आ रखी है 5 टर्म्स: रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ये 5 टर्म, और सबकी यूनिट मस्ट है क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए ओम है, क्लियर, रेजिस्टिविटी के लिए ओम इंटू मीटर है, और कापा के लिए जस्ट ऑपोजिट, और जी के लिए भी जस्ट ऑपोजिट। ओम का ऑपोजिट एमएचओ मो हो गया, और रो का उल्टा मो इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया। और सेल कांस्टेंट मेरे इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी यूनिट इधर मीटर इनवर्स और इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस पूरे पेज पे सिर्फ फॉर्मूलों का कलेक्शन करो। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूरी तरह से बच के निकलना चाहते हो और उसके क्वेश्चन को सीधे 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 टिक मार के निकलना चाहते हो तो पिछले वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव भी इंपॉर्टेंट था, क्वांटिटेटिव के 2 फॉर्मूले ढंग से ध्यान रखो, WZIT, W1/W2, E1/E2, और उसी को आगे मॉडिफाई करते चले जाओ। और यहां आकर ये 5 टर्म, और उसके बाद की बात है जिसको क्या बोलते हो आप लोग, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, और दूसरी आपके पास है मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। ये इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या है, मैंने इसको लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान से देखना। कंडक्टेंस ड्यू टू वन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या, H2SO4 है तो 49 ग्राम, NaCl है तो 58.5 ग्राम, मोल कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है। H2CO3 है तो 31 62/2, अगर यही कैल्शियम क्लोराइड है तो 55.5 मतलब 111/2। तो इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट, 1 इक्विवेलेंट। अगर 1 मोल समझ में आता है ना, अगर 1 मोल समझ में आता है ना तो 1 इक्विवेलेंट उसके बराबर की टर्म है, बस वो मास बाय मोलिकुलर मास है, और ये मास बाय इक्विवेलेंट वेट है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू 1 इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा एम कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और यहीं से तो फॉर्मूले जिनको मैंने हाईलाइट किया है, फिर कह रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो फॉर्मूलों का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो लैम्डा इक्विवेलेंस या लैम्डा एम, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और यार कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। उसके बाद एक बात समझनी क्या है, आप में से हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को पता हो, मोलैरिटी का n फैक्टर से मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी है। तो अगर मेरे को लैम्डा एम में और लैम्डा इक्विवेलेंस में रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा कैल्शियम क्लोराइड के लिए लैम्डा एम में, तो सोचो अगर 1 m कैल्शियम क्लोराइड है, अगर 1 m कैल्शियम क्लोराइड है, जो बच्चे सुन रहे हैं 1 m कैल्शियम क्लोराइड है, वो 2n कैल्शियम क्लोराइड है। तो जब आप लैम्डा एम की बात कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 1 है, और जब लैम्डा इक्विवेलेंस की बात कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 2 है। तो किसका न्यूमेरिक वैल्यू लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंस में कम हुआ, वो आपके पास है जिसमें डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। तो इसीलिए आप यहां न्यू लिख लो, ये नहीं लिखना चाहते तो n लिख लो, ये नहीं लिखना चाहते तो ऐसी डिजिट लिख लो जो आपको बता दे कि लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंस अगर n फैक्टर 1 से ज्यादा है तो रिलेशन क्या निकलेगा। पेपर में आपको कैल्शियम क्लोराइड का लैम्डा एम x दे दिया तो उसमें 2 का डिवाइड कर दो, लैम्डा इक्विवेलेंस x/2 निकल आएगा। अगर उसने लैम्डा इक्विवेलेंस x दे दिया, लैम्डा m निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा m निकल आएगा। तो सिंपल सी टर्म है, अगर सोचने में थोड़े से भी कैपेबल ढंग से हो पा रहे हो तो डिनोमिनेटर नॉर्मेलिटी, डिनोमिनेटर मोलैरिटी है। किसी का 1 m सॉल्यूशन n फैक्टर 2 होने पे 2n बनता है, तो डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 1। जब डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंस कम हो गई है। तो जो हाइलाइटेड पोर्शन है
उसको सभी बच्चों को ध्यान से देखना चाहिए। और जिसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता वो है यूनिट्स। क्लियर? और लैम्डा एम की यूनिट साइमंस या फिर एमएचओ मो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लैम्डा एम, और वो पर इक्विवेलेंट। जैसे मैंने पीछे बोला था ना, ई नोट को कैसे पहचाना जाए, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ई नोट, वो एसआरपी है कि एसओपी है, वो एसआरपी है कि एसओपी है। तो मैंने कहा जी आप सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेक करो। और अब मुझे साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है या साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया है, तो मैं लास्ट के यूनिट को देखकर पता लगाऊंगा कि लैम्डा एम है, लैम्डा ई क्यू है। हाँ, एन फैक्टर 1 है, जीरो बोथर्ड, एन फैक्टर 1 है, जीरो बोथर्ड, लेकिन एन फैक्टर 2 है अगर, 3 है अगर, तो मुझे थोड़ा सा लैम्डा इक्विवेलेंस या लैम्डा एम के बारे में इस तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी। अब मैं 30 सेकंड चुप रहूंगा, आप लोग चेक करना। NaCl कैल्शियम क्लोराइड और AlCl3, लैम्डा एम इक्विवेलेंस, लैम्डा एम इक्विवेलेंस, लैम्डा एम इक्विवेलेंस। चलो जी, इसको अगर समझ गए हो तो जो मैंने फिर वही हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड पोर्शन इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को फाइनल टच आपकी कॉपी में देना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू उसका एन फैक्टर की तरह ही है, चार्ज है। कैल्शियम क्लोराइड में 2, AlCl3 में 3, K4FeCN6 में 4। क्लियर? जैसा हो न्यू का वैल्यू वैसे पुट करके, लैम्डा एम दे रखा हो तो इक्विवेलेंस निकाल लेना, इक्विवेलेंस दे रखा हो तो एम निकाल लेना। कई बार बच्चे पूछ रहे थे हमें पता नहीं चल रहा लैम्डा इक्विवेलेंस है कि मोलर है, मैंने कहा यूनिट चेक कर, पर मोल है कि पर इक्विवेलेंट है, तो पता चल जाएगा। CGS में काप्पा इंटू 1000 बाई एम और MKS में काप्पा बाई एम। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये मेरे पास लैम्डा एम का, ये मेरे पास लैम्डा एम का काप्पा से रिलेशन हुआ, यहीं से बोलते आ रहे थे ना। लैम्डा एम और काप्पा का रिलेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू काप्पा इंटू वी। मैं फिर आपसे बोलूंगा, क्रैमिंग पे जा रहे हो तो आपकी चॉइस हो सकती है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंडक्टेंस 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 ड्यू टू वन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कहाँ जो डिसोल्व है किसके अंदर, पहले 1 मिलीलीटर बोलते हैं, धीरे धीरे उसको 1 लीटर की तरफ लेके आते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम की जगह कॉन्सेंट्रेशन रेसिप्रोकल है। अगर आप ध्यान दे रहे हो, वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन रेसिप्रोकल है, वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन रेसिप्रोकल है। और 1 ml की जगह 1000 ml लेके चलोगे तो 1000 ml से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, जब सीसी दे रखा हो, मिलीलीटर दे रखा हो, और काप्पा इंटू एम जब लीटर दे रखा हो तो 1000 खत्म हो जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा वहां पे। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। काप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, काप्पा इंटू 1000 बाय 1000 हटाना है मुझे, लीटर दे रखा हो, मीटर क्यूब दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, के बाई एम। तो सीजीएस एम के यूनिट पे फोकस करो, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब इंपॉर्टेंट बन गया ये, काप्पा इंटू 1000 बाय एम और काप्पा बाय एम। ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। मैं तो आपसे बोलूंगा कि एक बार आपको ना क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए और फिर आपको सोचना चाहिए आपसे सोल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। नहीं तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन, आप बस इसको सोल्व नहीं करना बैठ के, आपको एक आइडिया सा लगाना है कि आप सोल्व कैसे करोगे इसको। और ये वैसे भी टॉपिक 12वीं लेवल का टॉपिक है, कोई खतरनाक टाइप के क्वेश्चन इससे वो पूछता नहीं है।
नेक्स्ट आपके पास है लैम्डा एम और जी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वेरिएशन। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द डिबाई हकल और सैगर इक्वेशन, मीन डीएचओ इक्वेशन। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन थोड़े बहुत बन जाएंगे, तो उसको मैं आपको बता देता हूं कि एक आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिसोसिएशन बढ़ाने का तरीका है वॉल्यूम। इफ यू वांट टू इंक्रीज द अल्फा, कोई मेरे से पूछेगा 0.1 m, 0.01 m, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन है, तो मैं आंसर दूंगा सेकंड वाला। कोई पूछेगा क्यों, तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम बढ़ने से, डिग्री, वॉल्यूम बढ़ने से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी, फिर अब आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम ले रहा हूं, बढ़ेगी। दैट्स वाई 0.1, 0.01। कौन मोर कॉन्सेंट्रेट है फर्स्ट, कौन लेस कॉन्सेंट्रेट है सेकंड, कौन ज्यादा डाइल्यूट है सेकंड। डाइल्यूशन ज्यादा होती है अल्फा बढ़ गया, आयंस बढ़ गए, कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्लियर ना। अब इसी बात को फोकस करके डीएचओ इक्वेशन लिखी गई है, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। अब इसमें ये भी एम्पेरिकल है, कोई बहुत भयंकर वाला ये कोई डेरिवेशन नहीं है। लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। लैम्डा एम सी कौन है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम नॉट कौन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस। या फिर इसको ऐसे बोल दो, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो और वॉल्यूम इनफाइनाइट है, वॉल्यूम इनफाइनाइट से मतलब है जब फर्दर चेंज इन द कंडक्टेंस बंद हो जाए, फर्दर चेंज ना हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट वॉल्यूम। वो 1 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी हो सकता है, 500 लीटर भी हो सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोल्यूट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट चलेगा। अब डीएचओ इक्वेशन का मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरी तरफ लैम्डा एम है। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, इसका मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट है, तो जो लैम्डा एम है उसको आपने इनफाइनाइट पे क्या बोल दिया, मैक्सिमम वैल्यू। भाई जब वॉल्यूम ही इनफाइनाइट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई, तो लैम्डा एम इज लैम्डा एम नॉट, उसको बना दिया इंटरसेप्ट। ये रहा इंटरसेप्ट, ये रहा इंटरसेप्ट। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो साफ सी बात है जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज। अगर आप एग्जैक्टली बात को पकड़ पा रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद है। हल्की फुल्की मैथमेटिक्स ही लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होएगा, तो डाउन जाना शुरू हुआ, डाउन जाना शुरू हुआ, डाउन जाना, और ये बिल्कुल लाइन बन गई। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब माइनस सी है तो एक इंटरसेप्ट बन गया है, लाइन का ग्राफ आ गया। लाइन की इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब वीक पे लगाने लगा तो वीक लाइन ओबे कर नहीं पाया। इवन मैं तो ये भी बोलूंगा अगर पेपर में आ गया, क्या डीएचओ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, आप बोलो स्ट्रॉन्ग एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, नो। डीएचओ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर वीक, नेवर। डीएचओ इक्वेशन वीक के लिए बनी हुई नहीं है, डीएचओ इक्वेशन बनी किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए। और स्ट्रॉन्ग भी तब जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास वेरी हाई ना हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई होती है, डिविएट करने लगता है, लाइन गड़बड़ हो जाती है, अपने एक्सपेक्टेड पाथ पे आ ही नहीं पाती है। कारण है मोबिलिटी कमजोर पड़ जाएगी। जब भीड़ ज्यादा होएगी तो मोबिलिटी मोबिलिटी डाउन चली जाएगी। तो वापस बोल रहा हूं तीन लाइनों को, डीएचओ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग, यस। एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, नो। डीएचओ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर वीक, नो, नेवर। जब डीएचओ इक्वेशन से आप वीक का लैम्डा एम नोट नहीं निकाल पाए तो आपको एक साइंटिस्ट की याद आएगी जिसका नाम है कोलराउश। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलराउश। ये डीएचओ इक्वेशन, ये फॉर्मूले जिसको अप्लाई करते हो आप, और डीएचओ इक्वेशन अब आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे रीड करना पड़ेगा। कोलराउश लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। क्लियर, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। मैक्सिमम कवरेज मैंने इस चैप्टर में की। इस कोलराउश को थोड़ा सा रीड कर लेना कि Na सल्फेट के साथ है, क्लोराइड के साथ है, आयोडाइड के साथ है, सल्फेट के साथ है। इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ है लैम्डा एम, मतलब Na का वैल्यू फिक्स ही रहेगा। Na प्लस का मोलर आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरी बार Na प्लस का
मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, Na प्लस Br के साथ जुड़ा है, Cl के साथ जुड़ा है, I के साथ जुड़ा है, सल्फेट के साथ जुड़ा है, नो मैटर। इसका जो वैल्यू अगर मान लो 300 है तो 300 फिक्स रहेगा। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, मतलब किससे जुड़े मैटर नहीं करता, और उसी बात का फायदा हम आगे उठा लेंगे। चलो जी, क्लास फ्री कर रहा हूं, मुझे अगली क्लास में एंट्री करनी है। 1 मिनट ऊपर हो गया है, तब तक के लिए इसका मोर्चे को संभाल लेना। मैक्सिमम कवरेज मैंने आपको दे दी है रेडॉक्स की और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की।